आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अमीरुद्दीन। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2024 में जब आपने नीट का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, 643 नंबर आपने हासिल किया, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त मन में क्या चल रहा था, कैसे आपने अपने आप को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखा? कुछ लोग सपनों को देखकर रह जाते हैं और कुछ उन्हें जीकर मिसाल बन जाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं मोहम्मद आरिफ खान, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अमीरुद्दीन, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है। अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने परिवार का नाम रोशन किया है 2025 के नीट को क्वालिफाई करके। अमीरुद्दीन को क्षेत्र भर से और तमाम जगहों से सोशल मीडिया पर हर जगह बधाइयाँ मिल रही हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा अमीरुद्दीन आपसे ये है कि लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, अब आपको बधाइयाँ मिल रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम पूर्वांचल खबर का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया इस इंटरव्यू के लिए। और बीते दिनों में जिन सभी ने हमें बधाई और शुभकामनाएं दी, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि नीट 2025 आपने क्वालिफाई किया, कितने नंबर आए थे आपके और कौन सा रैंक था? नीट 2025 में हमारा नंबर था 532, 532 और ऑल इंडिया कोटा का रैंक है 22,791। पिछले साल 2024 में जब आपने नीट का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, 643 नंबर आपने हासिल किया, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त मन में क्या चल रहा था, कैसे आपने अपने आप को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखा? 2024 में हमने तैयारी की थी। हमको लगा था कि माहौल ऐसा बना हुआ था, 30 सालों से या 35 सालों से पेपर होता आया, तो 610 या 615 के आसपास कट ऑफ जाती थी। तो सभी ने उसी हिसाब से तैयारी की है कि 630 या 40 नंबर अगर आ जाए बच्चे के या किसी स्टूडेंट के, तो वो नीट क्वालिफाई कर जाएगा, मतलब MBBS में उसको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जब हमने एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट जब आया, तो रिजल्ट जब चेक किया गया, तो नीट 2024 में हमारा उस समय रैंक था 35,000 समथिंग था। क्लियर याद नहीं हमको, लेकिन 35,000 समथिंग रैंक था। उस समय कट ऑफ जो है उस साल का 650 जनरल का गया, तो हम लगभग 7 नंबर से पीछे रह गए। इस साल का जो नीट का पेपर था, जब बच्चे पेपर दे करके बाहर निकले तो मीडिया रिपोर्ट्स में जो दिखाया गया और बच्चों ने जो कहा, उसके हिसाब से इस साल का पेपर बेहद मुश्किल रहा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब पेपर आपके सामने आया परीक्षा के दौरान, तो आपको पेपर देख करके कैसा महसूस हुआ, और आप बताएं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा और कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कठिन लगा? इस बार का पेपर जो है मेरे हिसाब से इतिहास में, हिस्ट्री में, नीट के हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर था। जो लोगों ने भी बताया कि इस बार का पेपर बहुत कठिन आया, क्योंकि तीनों सेक्शन, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिक्स में पूरा फिजिक्स, ये सभी सेक्शंस में से हार्ड क्वेश्चन पूछे गए। अभी तक ऐसा ट्रेंड था कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते थे। बच्चा 1 मिनट 1.5 मिनट का समय होता है, 180 क्वेश्चंस होते हैं, 180 मिनट होता है, तो बच्चे के पास बहुत समय नहीं होता सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए कि आप बार पढ़ो, फिर समझो, फिर करो सॉल्व। तो बच्चे के पास समय नहीं होता है। ट्रेंड ऐसा था कि आप पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो, आंसर लगा के आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन इस बार का जो पेपर था, उसने ऐसे क्वेश्चंस थे कि आप अगर 2-3 बार पढ़ोगे तब आपको जाके क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जब मैंने पहले अटेम्प्ट किया बायोलॉजी सेक्शन, तो बायोलॉजी सेक्शन में जब मैंने शुरू किया, तो बायोलॉजी सेक्शन भी इस बार लेंदी आया।
तो बायोलॉजी सेक्शन में करने लगा, क्वेश्चंस हो रहे थे उसमें, बायोलॉजी थोड़ा इजी था, नॉर्मल था, तो उसमें क्वेश्चंस होने लगे, लेकिन लेंदी था तो टाइम बहुत लग रहा था। मैं प्रैक्टिस टेस्ट देता था एग्ज़ाम से पहले, तो उसमें 40 मिनट में या 35 मिनट में या 30 मिनट में बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस हो जाते थे। लेकिन मैं वहाँ देख रहा था कि मैं 30-35 मिनट हो गए, 40 मिनट, और अभी मैं 60 क्वेश्चंस कर पाया हूँ, अभी मेरे 30 क्वेश्चन बचे हैं। तो वहाँ प्रेशर बिल्डअप होने लगा, और जाते जाते ऐसे समय लगा। बायोलॉजी में भी काफ़ी समय गया, उसके बाद केमिस्ट्री में भी लेंदी पेपर था, तो केमिस्ट्री में भी टाइम लगा, फिजिक्स पहुँचते पहुँचते भी काफ़ी टाइम मेरा लॉस हो गया। तो मुझको लगा कि पेपर इस बार टफ आया है, मुझको लगने लगा। फिजिक्स में मैं पहुँचा, फिजिक्स सॉल्व करने लगा, तो फिजिक्स जो है वो भी शुरू में मेरे सेट में जो है शुरू में थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो किए। उसके बाद 20-30 क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के ऊपर से चला गया। मतलब मैं 2-3 सालों से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन मुझको टाइम लग रहा था समझने में। तो जो नया बच्चा होगा तो उसको तो टाइम लगेगा ही। तो उस 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने के बाद मुझसे कई क्वेश्चंस नहीं हुए, लगातार 10-12-15 क्वेश्चंस नहीं हुए। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। तो फिर बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन छोड़े थे सेकेंड टाइम में, बायोलॉजी में जितने क्वेश्चन छोड़े थे, केमिस्ट्री में जितने छोड़े थे, और फिजिक्स में फिर तीसरी बार फिजिक्स पे आया। तो जो मुझको श्योर था कि मैं कर ले जाऊंगा, पहले मैंने वो अटेम्प्ट किया, वो सॉल्व किया टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइम बहुत कम बच रहा था। फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत हार्ड थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे। मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछ रहा है, क्या करना है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे पेपर्स में वहाँ पे पता नहीं चलता कि कट ऑफ क्या जाएगा। पिछले साल का कट ऑफ 650 था, तो हम लोगों को लग रहा था कि हमको पूरा क्वेश्चन करना है तभी हम सिलेक्शन पा पाएंगे। अब हम उसी हिसाब से क्वेश्चन कर रहे थे कि हमको किसी ना किसी हिसाब से सारा क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन करने की थिंकिंग ये थी कि हम सारा क्वेश्चन करके आएंगे, लेकिन वहाँ हुआ नहीं। तो जितने भी क्वेश्चंस हुए उतना हमने किया, बाकी समय पूरा हो गया तो पेपर ले लिया गया। कुछ क्वेश्चन भी छूटे, लेकिन अल्टीमेटली जो कट ऑफ जो है वो रिजल्ट आया तो नीचे गई, और रैंक भी नीचे गई सबकी। तो आखिरी में सिलेक्शन जो है इस साल हो गया। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। और सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है? सबसे मुश्किल सब्जेक्ट नीट में माना जाता है फिजिक्स। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी फिजिक्स है, मुझको फिजिक्स सॉल्व करने में अच्छा लगता है। मैंने इस बार जेईई मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, जो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है आईआईटी में एडमिशन्स के लिए या इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए होता है, उसके बाद जेईई एडवांस होता है मेंस के बाद। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे मैंने, लेकिन उस समय मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं हुए। बहुत सारे क्वेश्चन जितना मैं एक्सपेक्टेड था कि मैं कर ले जाऊँगा, उतना मैं नहीं कर पाया। तो पेपर देने के बाद काफ़ी डिमोटिवेशन फील हो रहा था, काफ़ी डिमोटिवेटेड था, चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैं करके नहीं आया हूँ, अच्छा पेपर नहीं गया, लेकिन रिजल्ट आया तो चीज़ें नॉर्मल हुई। अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बढ़िया, मज़ा आ रहा है। नीट के तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट किस ईयर आप हुए, जहाँ से लगा कि अब नहीं हो पाएगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पिछले साल जब हमारा 643 नंबर आया तो पहला रिएक्शन में नंबर देखा, नेट पर चेक करने के बाद हमने नंबर देखा तो 643 नंबर था। उस समय हम जा रहे थे वॉलीबॉल खेलने एक जगह, गांव है एक महादेव बुजुर्ग करके, वहाँ पे मैच रखा गया था, वहाँ पे हम मैच खेलने जा रहे थे वॉलीबॉल। तो हमारे दोस्त ने फ़ोन किया तो उसने कहा कि रिज़ल्ट आ गया, आप चेक करो, देखो क्या क्या हुआ। तो हमने चेक किया जाते समय ही मोटरसाइकिल से, तो हमने केवल नंबर चेक किया और 643 नंबर था। तो हम बहुत खुश हो गए और वहाँ जाके वॉलीबॉल खेले, बहुत खुशी से वॉलीबॉल खेले। और वहाँ से वॉलीबॉल खेलते आने के बाद मैंने यूट्यूब और ये सब चीज़ें देखी कि मतलब नंबर पर क्या हो रहा है कैसा। उसके बाद मेरी नज़र 20-25 मिनट बाद रैंक पर गई, तो वहाँ रैंक मेरा 35,000 था। तो 35,000 रैंक के बाद मुझको आइडिया लग गया कि ये 35,000 रैंक तक तो MBBS में एडमिशन हो नहीं सकता। एक दोस्त से मेरी बात हुई, उसका नंबर था 605, तो उसका रैंक था 75,000। तो मुझको लग गया कि इस बार जो है कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और हम लोगों के चांसेस सिलेक्शन के बहुत कम है। तो उसी पिछले साल सबसे ज़्यादा हमको दुख हुआ कि हम इतना नंबर मतलब लाने के बाद भी, इतना पास पहुंचने के बाद भी, इतना नंबर लाने के बाद
भी हम सिलेक्शन नहीं ले पाए MBBS में, तो इस चीज़ का मलाल है। देखिए, लगातार अमीरुद्दीन ने प्रयास किया है नीट क्वालिफाई करने के लिए। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे हम भी ये कहना चाहेंगे कि अमीरुद्दीन एक मिसाल है, जो लगातार तैयारी करते हुए एग्ज़ाम देते रहे, फेल होते रहे, और अचानक से आप अगर ये सोचते हैं कि तुरंत आपको सफलता मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अमीरुद्दीन की तरह आपको त्याग करना पड़ेगा, और संघर्ष करते करते आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। त्याग भी करना पड़ेगा। अमीरुद्दीन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोई ऐसा त्याग, जैसे कि बड़ा खुशहाली वाला दिन होता है, ईद बकरीद का त्यौहार, कभी ऐसा आया कि तैयारी के दौरान ये त्यौहार भी छूट गए हों? जी, अभी तक मैं लगभग 21 साल का हूँ, तो 21 साल में मैंने लगभग 20 साल अपना ईद बकरीद अपने गांव पे ही मनाया। तो इस साल जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, ऑनलाइन ही कर रहा था प्रिपरेशन, इस साल मैं कानपुर में था, तो लास्ट एक महीने से पहले मेरी मम्मी को हार्ट में प्रॉब्लम हो गई, तो उनको एंजियोप्लास्टी के लिए ले जाना पड़ा लखनऊ। तो एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद हमारे पास 1 महीने का समय बचा, एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले हमारे पास समय बचा। वही एक महीना था जिसमें हमको पढ़ना था, और उसी बीच में 15 दिन के बाद ईद बकरीद आ रही थी। तो हम कानपुर चले गए, और ईद जब आने वाली थी, 1-2 दिन बचा, तो दिमाग में आया कि अब तो घर चलते हैं। एक साल में 1-2 दिन हम लोग इतना खुशी मनाते हैं, इतना त्यौहार में सब लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन भैया लोगों ने बताया और खुद के दिमाग में भी आया कि हमारे पास समय बहुत कम है, और अभी मैं 1 महीना अपना गंवा के आया हूँ, केवल 1 महीना हमारे पास है, 15-20 दिन अब बचे हुए हैं। तो हमने ये पहली साल मेरे जीवन में ऐसा रहा कि ईद भी हमने जो है अपने गांव पे नहीं मनाई, लेकिन उसका फल मिल गया। ये खुदा को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं कि उसका परिणाम हमको मिल गया, कि हमने त्याग दिया तो उसका फल मिल गया। जो तैयारी करना चाहते हैं उनको हम ये बताना चाहते हैं, ये सलाह देना चाहते हैं कि आप कहीं भी हों, तैयारी करने के लिए आपको जो बेसिक ज़रूरत है वो NCERT बुक की ज़रूरत है। बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस NCERT बुक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिज़िक्स में इस साल थोड़ा पेपर ज़्यादा एडवांस लेवल का आया, टफ आया, तो इस वजह से फिज़िक्स का भी NCERT से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल उठा के दे दिए जाते हैं। तीनों सब्जेक्ट में NCERT बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ाई को बहुत लोड लेके नहीं कि पढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको खेल कूद में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेके उसको भी समय देना है, क्योंकि ये प्रिपरेशन के फेज़ में फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। तो तैयारी के समय मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस को भी बनाए रखने के लिए आपको खेल कूद में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसे कि अमीरुद्दीन, ये सोशल मीडिया का दौर है, आजकल बच्चे के पास मोबाइल है, और लोग सोशल मीडिया पर अपने जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो इस तैयारी के दौरान आपने सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाई? ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया लोगों का समय बहुत ज़्यादा खा रहा है। तो बताइए कि सोशल मीडिया से दूरी बनाना कितना ज़रूरी है अगर जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? सोशल मीडिया से ज़रूरी इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और बीच में ट्रक आ गया, तो सोशल मीडिया उस ट्रक की तरह है। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, बीच में जाने का रास्ता ही ना हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सोशल मीडिया उस ट्रक की तरह काम करता है। आपको इतना मैनिपुलेटिव है सोशल मीडिया, और इतना इंटरेस्टिंग है कि वो आपके सारे इंटरेस्ट को वहीं पे दिखा देता है। सब चीज़ आप दिन भर रील्स देखते रहेंगे, फेसबुक यूज़ करते रहेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते रहेंगे, व्हाट्सएप यूज़ करते रहेंगे। मैंने भी यूज किया, लेकिन एक सीमा तक। पढ़ाई के साथ साथ भी अगर आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन अगर आप उसको ज़्यादा 10-10 घंटा या 5-5 घंटा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, तो वो आगे जाके जो है वो पढ़ाई के फोकस को हटाती। तैयारी के दौरान आपके परिवार का फैमिली सपोर्ट कैसा था, आपके टीचरों का सपोर्ट कैसा था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? फैमिली हमारी बहुत सपोर्टिव रही शुरू से। जब से हमने तैयारी की, एक बार एग्ज़ामिनेशन दिया, 305 नंबर आया, उसके बाद भी
हमारी फैमिली ने कहा कि आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आगे तैयारी करो। हमारे पापा जो हैं लगभग 40 साल से बाहर रहते हैं और वो कभी हम लोगों से ये नहीं पूछते हैं कि आपका कितना नंबर आया, क्या आया, कैसे आप कर रहे हो चीज़ें। अब उनको भरोसा है कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही रास्तों पर हैं। वो घर पे भी आते हैं तो 4-5 दिन 10 दिन रहते हैं। मैं बहुत छोटा था तब से मुझको याद है कि अभी तक वो 20 दिन भर घर पर नहीं रहे। तो घर वालों का और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। हमारे भाई साहब उन्होंने बहुत हमें मोटिवेट किया। पिछले साल चूँकि नंबर ज़्यादा आया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो डीमोटिवेटेड फील मैं भी करने लगा और पढ़ने का मन नहीं करता था शुरू में। लेकिन फिर उससे घर वालों के सपोर्ट से और टीचर्स ने मोटिवेट किया तो उससे अंदर ऊर्जा आई कि हम आगे कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने प्रिपरेशन शुरू की तो इस बार कहीं ना कहीं वो जाके रंग लाया और हमारा इस बार सिलेक्शन हो गया। आप सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी ब्लॉक के दुधवनिया बुजुर्ग गांव में रहते हैं। जैसा कि ये गांव मौलाना अब्दुल कयूम रहमानी जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका गांव है और उस धरती से आप आते हैं और आपने पहली बार इस गांव में नीट क्वालिफाई करके इतने रैंक और आपके जो मार्क्स हैं, आपने जो इतिहास रचा है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारा संबंध जो है वो सेनानी फैमिली से है। आगे हम जितना भी कुछ पढ़ पाएंगे कर पाएंगे, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने फैमिली के बारे में। अपनी सेनानी फैमिली जो है उसको आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे बाबा ने नाम किया, पूरे ज़िले में, पूरे इंडिया में नाम कमाया, उसी हिसाब से हम अपने गांव को, अपने फैमिली को बहुत अपलिफ्ट करना चाहते हैं, बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। जिस तरह से सभी ने हमारी मदद की इस प्रिपरेशन में, इस संघर्ष के सालों में, 2-3 सालों में, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और आगे हम अपनी फैमिली के लिए और अपने सेनानी फैमिली के लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। अमीरुद्दीन, आपसे अगला सवाल ये है कि जब आप क्लास 8 में या 9th में थे तब से ही आपने सोच लिया था कि नीट का एग्ज़ाम देना है और डॉक्टर बनने का सपना बचपन से ही था, या फिर पहले आप कुछ और बनना चाहते थे, बाद में डॉक्टर बन गए? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी पहले बचपन में खेलने में बहुत रुचि थी। तो मैं पहले क्रिकेट बहुत खेलता था। 8th में जब मैं पास हुआ, यहाँ सेंट जूस नाम का एक स्कूल है, सेंट जूस स्कॉलर्स होम बढ़नी में, यहाँ हमने जब 8th पास किया तो हम स्पोर्ट कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए लखनऊ गए। तो उस समय हम जब एडमिशन के लिए गए तो वहाँ पे हमने एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि आपकी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। हमारे बच्चे जो हैं, हम बच्चों को छोटी उम्र से लेते हैं, छोटे एज से लेते हैं। तो उसके बाद हम चले आए यहाँ पे। जैसा कि अमीरुद्दीन आप बता रहे हैं कि आप जो है स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन हमने सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे आपके वीडियो देखे जहां आप वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे मैच लाइव भी हमने आपके देखे हैं। तो क्रिकेट से वॉलीबॉल में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया, ये बदलाव कैसे हुआ? हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे गांव में पहले क्रिकेट बहुत होता था, तो हम बचपन में क्रिकेट बहुत खेले। लगभग 8-9 तक क्रिकेट हमारे गांव में बहुत हुआ। तो उसके बाद जगह की कमी होने के बाद वॉलीबॉल हमारे गांव में इंट्रोड्यूस हुआ। वॉलीबॉल आने के बाद तो हम लोग भी थोड़ा बहुत शुरू में खेलते थे, खेलना जानते नहीं थे कि छोटे थे हम लोग, गाँव में पहले वॉलीबॉल हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत खेलते थे। उसके बाद हमारे दुधवनिया बुजुर्ग गांव से एक सटा बढ़नी कस्बा है, वहाँ कई प्लेयर वॉलीबॉल के बहुत अच्छे रहते थे उस समय 9th-10th में हम जब थे। तो हम वहाँ घर से आते थे यहाँ प्रैक्टिस करने बढ़नी। यहाँ बढ़नी में हमारी प्रैक्टिस हुई 1-2 साल। उसके बाद हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। तो जब हम 11th-12th में थे, लखनऊ में RLB करके एक स्कूल है, RLB रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल, उसमें भी हम 11th-12th में थे। तो हम गांव पे आते थे तो वॉलीबॉल खेलने जाते थे, मैच होता था। तो उसके बाद हमारा इंटरेस्ट हो गया, वॉलीबॉल हम खेलने लगे, क्रिकेट हमसे छूट गया। और क्रिकेट से कहीं ना कहीं नाराज़गी भी थी क्योंकि दिल टूट चुका था, हमारा एडमिशन नहीं हुआ। वॉलीबॉल खेलते हैं और एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, तो आप दर्शकों को ये बताइए कि किस स्तर तक आपने वॉलीबॉल खेला है और
बहनी इलाके में आप रहते हैं, तो यहाँ वॉलीबॉल खेलने में, आगे बढ़ाने में किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया है? पहले तो हम जब वॉलीबॉल खेलते थे तो गांव वालों ने, गांव के सीनियर प्लेयर भी बहुत पहले 15-20 साल हमारे पहले गांव में वॉलीबॉल होता था। फिर 15-20 सालों के पीरियड के लिए बंद हो गया, वो क्रिकेट पे शिफ्ट हो गया। फिर हम लोग जब आए 9th-10th में तो वॉलीबॉल चालू हुआ। उसके बाद हमने पहले घर पे यहाँ इस गाँव पे चालू किया। उसके बाद यहाँ बढ़नी आए, हम आए। तो बढ़नी जब आए तो उसमें हमारी मदद की इब्राहिम बाबा, वॉलीबॉल के एक पद पर हैं उत्तर प्रदेश के, और शंभू नाथ गुप्ता सर हैं, दीपक गुप्ता हैं, और दीपक रोनियार हैं, और मयंक भैया हैं। इन्होंने हमारी बहुत मदद की वॉलीबॉल में। और वॉलीबॉल में हम 3 बार यूपी चैम्पियनशिप में, जो यूपी में मैच होता है नाम का यूपी चैम्पियनशिप का नाम से एक स्टेट लेवल वॉलीबॉल होता है, उसमें हम सिद्धार्थनगर की टीम से 3 बार वॉलीबॉल स्टेट चैंपियनशिप खेल चुके हैं, यूपी चैंपियनशिप। आप हमें ये बताइए कि नीट के प्रिपरेशन के दौरान जैसे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है, तो खेल कूद कितना ज़रूरी है पढ़ाई के साथ साथ? कितना समय खेल को देते थे, कितना समय पढ़ाई को देते थे, कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया, ये भी आप बच्चों को बताइए। पहले फर्स्ट ईयर प्रिपरेशन में हमने वॉलीबॉल भी खेला और पढ़ाई भी की, दोनों चीज़ें चलती रहीं। कभी ज़्यादातर पढ़ाई होती थी, मतलब थोड़ा बहुत खेलता था। लेकिन जब 1-2 बार मैं फेल हुआ, बार बार नाकामियाँ हाथ लग रही थी, तो हमने वॉलीबॉल को कहीं ना कहीं बहुत कम कर दिया, बहुत कम खेलने जाते थे। लेकिन इंटरेस्ट था चूँकि, तो कहीं ना कहीं वो 1-2 घंटा दिन में ज़रूर वॉलीबॉल को हम देते थे, खेल को। तो खेल कहीं ना कहीं आपको मजबूत करता है, पढ़ाई में भी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। आप अगर खेलते हो तो आपका दिमाग और क्लियर हो जाता है। जब आप पढ़ाई करते हो तो समझ में आती हैं चीज़ें और ज़्यादा देर तक रहती हैं। नीट की तैयारी आपने की और अब आप लोगों के बीच में एक प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं, और बहुत सारे छात्र इस वीडियो को देखेंगे जो नीट की तैयारी 2026 के लिए कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे अमीरुद्दीन कि आप उन लोगों को बताएं कि आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर कोचिंग का सहारा लिया, या फिर ऑनलाइन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें जो नीट की तैयारी कर रहे बच्चे हैं उसका सहारा लेकर के वो भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने शुरू में 1 साल तो सेल्फ स्टडी की, फिर उसके बाद 1-2 साल कोचिंग किया, ऑनलाइन कोचिंग किया। ऑफलाइन हमने कभी कोचिंग नहीं की। 2 साल हमने ऑनलाइन कोचिंग किया। फिज़िक्स वाला करके, PW से वो फेमस है, फिज़िक्स वाला करके एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है जो बच्चों को तैयारी कराता है नीट का, IIT का और बहुत सारे मतलब एग्जामिनेशंस का। उसी से हमने तैयारी की। मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं अमीरुद्दीन का इंटरव्यू ले रहा हूँ। कैमरे पर मैं बैठा हूँ, अमीरुद्दीन बैठे हैं, और जिस शख्स को आप देख रहे हैं अमीरुद्दीन को सबसे पहले जबरदस्ती कैमरे पर लाकर अमीरुद्दीन ने मुझे बैठाया था। मुझे याद है 2021 में स्कूल का एक वाइट बोर्ड था जो बैकग्राउंड के लिए पीछे लगा करके, और एक 300-400 रुपये का माइक कनेक्ट करके, और एक न्यूज बांसी का था। अमीरुद्दीन ने और मोहम्मद आसिम ने जो है शूट करवाया था वो न्यूज। तब से धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा लगातार सपोर्ट से, और आज हम अमीरुद्दीन और मैं बैठकर साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला था शुरू हुआ आपके नीट के प्रिपरेशन के दौरान का ही है। तो बताइए, आज आप इंटरव्यू हमारा और आपका हो रहा है, बताइए कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है। पूर्वांचल खबर आज जिस मुकाम पे है, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, यहाँ के लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, चैनल को, फेसबुक पर भी बहुत फॉलोअर्स हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि जिस चीज़ में हमने थोड़ी बहुत मदद की। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर कुछ करना चाहता हो तो वो ललक उसमें खुद होती है। थोड़ा बहुत एक धक्के की ज़रूरत होती है। शायद वो धक्का मैं था या खुदा ने मुझे बनाया कि आप थोड़ा धक्का दे दो, ये आगे आदमी काम करने लगेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी रहो तो लोगों की मदद करने की कोशिश करो। आप किसी तरीके से अगर चीज़ों में हेल्प कर सकते हो दूसरों की तो मदद करो। ये
पूर्वांचल खबर और नीट दोनों फेज मेरा एक ही में था। 2021 जो भैया ने बताया उसी समय मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तो उस समय मेरा इंटरेस्ट इसमें न्यूज़ में भी थोड़ा था। इनसे बातचीत होती थी भैया से, तो दोनों चीज़ में हमने थोड़ी हेल्प की और हाँ अपना आज सिलेक्शन हो गया। और ये पूर्वांचल खबर का जो काम है वो भी सराहनीय है। आज देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी महसूस होती है कि जिसमें हमने थोड़ा बहुत समय दिया वो भी आज एक कामयाब चैनल है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि नीट का रिजल्ट आ गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लाखों बच्चे हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए, क्वालिफाई नहीं कर पाए और वो डीमोटिवेट हैं, मायूस हो जाते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनका मनोबल ना टूटे, उनके हौसला अफजाई के लिए आप क्या कहेंगे? इस पर मुझे दो तीन पंक्तियां याद आ रही हैं हरिवंश राय जी बच्चन जी द्वारा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब दाना लेकर चलती है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में आस भरता है। गिरकर उठना उठकर गिरना ना अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लाइन लिखे गए हैं, बहुत खूबसूरत लाइन है, वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। Do not compare yourself with others. No one can play your role better than you. आप अपने आप को किसी से तुलना ना कीजिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो यूनिक है। आप जो हो वो यूनिक हो। आप अपने में जो अच्छा कर सकते हो, जो चीज़ें आपको दी गई हैं, बॉडी टाइप आप जिस तरह हो, जिस तरह आपका माइंड काम करता है, तो जिस तरह से आपका यूनिकनेस है उसको आप फॉलो करो। उससे आप जो बेटर कर सकते हो सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, खुद के लिए, वो आप आगे लेके जाओ। थैंक यू। जैसा कि अमीरुद्दीन ने कहा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अमीरुद्दीन की जो कहानी है वो बड़ी प्रेरणादायक है कि लगातार ये कोशिश करते रहे, हार का सामना भी किया, लेकिन निरंतर प्रयासों से आज ये सफल हो गए हैं। इसी पंक्ति को याद रखना है कि कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है। एक बार में नहीं हो रहा है, दूसरी बार में होगा, हमें मेहनत ज़्यादा करना होगा। तो जो बच्चे 2025 के नीट एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सोशल मीडिया से दूरी बनाने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें हैं जिसे सफलता पाने के लिए आपको त्यागनी पड़ेंगी, तो उन्हें आप छोड़ दीजिए। और अमीरुद्दीन ने जैसे अपनी कहानी में सब कुछ बताया, उससे आप सीखिए और आगे बढ़िए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे थे पूर्वांचल खबर। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अमीरुद्दीन। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 2024 में जब आपने नीट का एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आया, 643 नंबर आपने हासिल किया, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उस वक्त मन में क्या चल रहा था? कैसे आपने अपने आप को संभाला और अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखा?